अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम इंशाल्लाह पहला सेक्टर एनालिसिस करने जा रहे हैं और आज की जो असाइनमेंट है उसके हवाले से हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों के पास पेपर और पेन नहीं है वो पेपर और पेन पकड़ ले और उसके बाद जो है ये डिफरेंट जो स्टेप्स आएंगे इनको फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पर गूगल पर आते हैं तो आपने यहाँ पर dps.psx.com.pk आपने लिखना है। तो ये जो डाटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये आपके सामने आ जाएगा। आप इस डाटा पोर्टल पर जब आते हैं तो ये आपके सामने सारी डिटेल जो है वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसमें मार्केट है, अनाउंसमेंट्स हैं, कंपनीज है, रिपोर्ट्स है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो हमने यहाँ पर मार्केट के अंदर जाना है और यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर की जो ऑप्शन है इसको हम यूज करेंगे। जब हम यहाँ पर आते हैं स्टॉक स्क्रीनर पर तो आज क्योंकि हमने पहला सेक्टर लिया है, सिर्फ हमने ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर आज करना है। इसमें ऑटोमोबाइल पार्ट्स और एसेसरीज आज इस पे डिस्कशन नहीं होगी। ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर को आप सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास नीचे इस सेक्टर की जितनी कंपनीज हैं आ जाती हैं। टोटल इस सेक्टर के अंदर 12 कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर। आपने देखा जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि ऐसी कंपनीज जिनका कैपिटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटल जो है वो मिलियंस में होता है, मोस्टली उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा दीवान फारूकी मोटर्स जो है ये डिफॉल्ट सेगमेंट में है और इसके अलावा ये जो है ये गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इसका भी मिलियंस में है, इसलिए हम इन दोनों को अभी इग्नोर करेंगे। इसके बाद आपने ये देखना है कि आपके सामने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद प्राइस आता है, प्राइस के बाद परसेंटेज चेंज है और इसके बाद 1 ईयर चेंज आता है ये, और पीई रेशो, डिविडेंड यील्ड है और फ्री फ्लोट यहाँ पर आ रहा है, 30 डे वॉल्यूम एवरेज आ रहा है। तो आपने यहाँ पर ओवरऑल 6 फैक्टर जो है 6 फैक्टर आपने कंसिडर करने हैं। तो आप लिखते जाएं। नंबर 1 फैक्टर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखें रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप कह लें वो हम चार्ट पे आपको बताएंगे, अभी फिलहाल आप ये लिख लें रिस्क टू रिवार्ड आरआर आप लिख लें। दूसरा फैक्टर जो हमने यहाँ पे कंसिडर करना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिस्क टू रिवार्ड पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हमने लेना है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कम से कम ये बिलियंस में है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हमारा जो था सिस्टम कि हम 1 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो 1 बिलियन से ज्यादा है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। ये पहला फैक्टर है। उसके बाद दूसरा फैक्टर आपने जो यहाँ पर देखना है पीई रेशो, पीई रेशो 1 डिजिट में होनी चाहिए। 1 डिजिट से मुराद होता है कि 10 से नीचे होनी चाहिए। अब जिसकी पीई रेशो 10 से ज्यादा होगी उसको हम प्रायोरिटी पे नहीं लेंगे। अगर सेम ही हमें 10 से कम वाली मिल रही हो तो हम वो ले लेंगे। आइडियल मैं जो कंसिडर करता हूँ 7 या 7 से कम करता हूँ, लेकिन 8 भी हो जाए 9 भी हो जाए तो कंप्रोमाइज किया जा सकता है अगर दूसरे फैक्टर उसमें स्ट्रांग हो। तो आप ये देख लें कि 9 6 6 और इसमें 8 है, 5 है, 9 और 7, तो जो एक डिजिट के अंदर आ रहे हैं यानी 9 तक आप उनको कंसिडर कर लें। और ये पीई रेशो जिनकी 9 7 8 और 9 के हिसाब से हो, अगर 7 से नीचे है तो वो आइडियल है, अगर 7 है तो नॉर्मल है और अगर 9 तक है तो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। ये बात पीई रेशो का दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो है वो फ्री फ्लोट का हमने लेना होता है और फ्री फ्लोट परसेंटेज यानी 30% 40% मैक्सिमम 50% तक हो तो हमें वो ठीक है। अगर 50% से ज्यादा मसलन हम लेते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें 80-90% फ्री फ्लोट हो जाए तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। ये भी आगे चल के डिस्कस होगा।
चौथा फैक्टर जो है हमने यहाँ पे लिया, बल्कि पांचवा फैक्टर आई थिंक, तो ये 3 डे वॉल्यूम एवरेज जो है ये आपने लेना है कि कम से कम वैसे तो बड़ी कंपनीज के लिए 30,000 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, लेकिन अगर हमें कभी कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो हम वॉल्यूम के फैक्टर पे कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। वजह उसकी ये होती है कि अच्छी कंपनीज के शेयर जो होते हैं लोग कम सेल और ट्रेड करते हैं, वो पॉजिटिव फैक्टर भी गिना जा सकता है। लिहाजा वॉल्यूम जो है अगर कम भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बाकी सारे फैक्टर पॉजिटिव हो तो इस चीज के अंदर आप ये कह लें कि 10,000 से ज्यादा या 20,000 से ज्यादा मैं जो आइडियल कंसीडर करता हूँ वो 30,000 से ज्यादा एक महीने का वॉल्यूम अगर हो तो वो कंपनी आइडियल है, क्योंकि जब आप चाहें सेल करना तो आप आसानी से सेल भी कर सकते हैं। इसके बाद छठा हमारा फैक्टर जो आ गया वो 1 ईयर चेंज। ये जो 1 ईयर चेंज है इसको हमने कंसिडर करना है, और ये 1 ईयर चेंज मिनिमम 20% या इससे ज्यादा का होना चाहिए। तो हमें उसका मतलब ये है कि हमें 20% सस्ती चीज मिल रही है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर आप -35 अगर देख रहे हैं तो इससे मुराद ये होता है कि हमें 35% ये सस्ते मिल रहे हैं। अगर -27 देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें 27% सस्ते मिल रहे हैं, और -47 से मुराद ये है कि हमें 47% सस्ते मिल रहे हैं पिछले साल की निस्बत। तो ये चीजें हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 फैक्टर मैंने आपको बताए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहला फैक्टर होगा रिस्क टू रिवार्ड, ये हम चार्ट पर आपको एक्सप्लेन करेंगे जब अभी चार्ट खोलते हैं। दूसरा फैक्टर होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तीसरा फैक्टर होगा पीई रेशो जो है इसकी, यहाँ पर ये 1 डिजिट में होनी चाहिए, मतलब 10 से नीचे नीचे होनी चाहिए। चौथा फैक्टर होगा फ्री फ्लोट, 30%, 40 या मैक्सिमम 50% तक हो सकता है। इसके बाद पांचवा फैक्टर होगा 30 डे वॉल्यूम एवरेज, ये 30,000 से ये ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इस पे बाद सूरत हाल में कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और 1 ईयर परसेंटेज जो है -20 से ज्यादा हो तो अच्छी बात होती है। अब अब हम इस सेक्टर की कंपनीज को देखते हैं। सबसे पहला काम आप ये करें कि ये जो आपके सामने सिंबल्स है ना, ये कंपनीज के सिंबल, इनको एक पेज पे आप लिख लें। इस तरह 12 के 12 सिंबल्स आप लिख लें थोड़ी सी मेहनत करके, क्योंकि जब आप बाद में यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी होगी। यहाँ पे आप सिर्फ सिंबल लिखें और उस कंपनी का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा ये सर्च बॉक्स में। तो ये पहले दो कंपनीज को हम छोड़ देंगे, बाकी हमारे पास 10 रह जाती हैं। इन 10 में से ये नीचे वाली जो दो कंपनीज हैं इनको भी आप छोड़ दें, मतलब अलगाजी ट्रैक्टर है और हीनो, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ही कम है। और ये ATLH, इनका भी वॉल्यूम आपने देखा तो 6,000 तक है। तो आप ऐसा करें, ATLH को और AGTL को और हीनो को, तीनों को छोड़ दें। इनके तीनों को छोड़ने की दो वजूहत है। एक तो वॉल्यूम कम है इनका, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो ये वॉल्यूम इनका तीनों का बहुत कम है। दूसरा इनकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस हीनो का फ्री फ्लोट भी 30 से, यानी 10 से ज्यादा है। सॉरी, ये पीई रेशो भी जो है वो 10 और 10 से ज्यादा है। और इसके साथ साथ इन तीनों का जो है माइनस, ये जो है 16 और -6 और -9 तक है। तो ये जो है -20 तक नहीं है, लिहाजा इन तीनों को हम इस वजह से छोड़ रहे हैं। तीन वजूहात मैंने आपको बताई। पहली वजह जो है आप ये कंसिडर कर लें कि ये जो वॉल्यूम है इनका तीनों का कम है। दूसरी वजह आप ये कंसिडर कर लें कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं -20 मिनिमम होना चाहिए अगर एक साल के लिए हम कुछ लेना चाह रहे हैं। तो ये आप वजह कंसिडर कर लें। और तीसरी कि इसमें एक कंपनी जो है उसका पीई रेशो 10.33 है, तो इस वजह से भी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास इन तीन के बाद तीन ये छोड़ दी, दो ऊपर से छोड़ दी, तो हमारे पास सिर्फ 7 कंपनीज बचती हैं। यहाँ तक इन 7 कंपनीज के आप जो है सिंबल्स लिख लें, ठीक है। और उसके बाद इन सातों कंपनीज में से हमने 3 कंपनीज फिल्टर करनी।
यानी कुछ तो आपने फिल्ट्रेशन पहले देखते ही कर ली कि इनका 1 बिलियन से कम है, पहली 2 ये चली गई। इनका वॉल्यूम कम है, इस वजह से ये दूसरी 3 भी चलेगी। 12 में से जब 3 और 2 5 चली गई तो बाकी 7 बची। अब ये जो 7 बची हैं इनके आप सिंबल लिख लें, जिसमें गंधारा निसान है और होंडा एटलस है, गंधारा इंडस्ट्रीज आ जाता है। इसके बाद ये जो है पार्क सुजुकी है और इसके बाद साजगार इंजीनियरिंग है और एमटीएल मिलर ट्रैक्टर्स है। ठीक है, और इसके बाद फर्दर अगर आप नीचे आते हैं तो इंडस मोटर्स जो है ये भी आ जाता है। तो ठीक है, हम एक एक करके चेक करते हैं। पहले आप ऐसा कर लें कि ये जो गंधारा निसान है इसको आप देख लेते हैं। वैसे अगर हम यहाँ से करें इसको तो 1 ईयर परसेंटेज के हिसाब से मैं ये देखूंगा मुझे सबसे सस्ती जो मिल रही है वो मिल रही है ये गनी वाली, सॉरी गंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये सबसे सस्ती मिल रही है। इसमें 1 ईयर चेंज जो है ये सबसे ज्यादा है -47। तो इसके बाद जो 1 ईयर चेंज इसमें आ रहा है सबसे ज्यादा है। अब आप देख लें कि दोनों का 1 ईयर चेंज जो है -47 है, इसका भी और इसका भी। तो अब आपके पास डिसेसिव फैक्टर पीई वाला होगा, दोनों का सेम 1 ईयर चेंज है। तो अब आपने दूसरा फैक्टर देख लिया पीई किसकी कम है, ये इस तरह से आप डिसाइड करते हैं, ये आपको फौरी अंदाजा हो जाएगा। अब वैसे ये भी 47 कम मिल रहा है और ये भी 47 कम मिल रहा है, तो इसकी पीई आपके सामने 6 आ रही है, 6.25, और इसकी पीई आपके सामने 39 आ रही है। तो आपको पता है जिसकी जितनी कम पीई होगी उतनी ही वो ज्यादा अच्छी कंपनी है। तो अब अगर इनमें ये दोनों में 1 ईयर चेंज सेम है तो आप कम पीई वाली कंपनी को फौरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा एक तो हम ये देख लेंगे कि ये जो कंपनी है ये हमारी आइडियल कंपनी हो सकती है। इसके जो फैक्टर है मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छी है, 1 ईयर चेंज भी -47 है और पीई रेशियो भी हमारी आइडियल है। तो ये कंपनी को मैं आइडियल कंसीडर करता हूँ, लिहाजा मैं पहले गंधारा इंडस्ट्रीज को लेना चाहूंगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको जो मैंने बात की है वो समझ आ गई होगी, और आगे चलते हैं। इसका जब मैं चार्ट खोलता हूँ तो चार्ट पे मैं सीधा 5 साल के चार्ट पे आता हूँ। 5 ईयर के चार्ट पे जब मैं आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रही है। मसलन इसकी हाईएस्ट रेशो 1131 रुपए तक थी, अब ये मुझे मिल रही है 175 रुपए के अराउंड या 76 रुपए के अराउंड। अगर आप ये कर लें कि फर्ज करें कि मुझे ये 200 की मिल रही है इस वक्त, फर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पर ये 1200 की थी, यानी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए 1200 का कर लेते हैं। यहाँ 200 की है और यहाँ 1200 की है, तो इसका मतलब ये है कि 200 से 1200 तक जाने के लिए इसका पोटेंशियल मौजूद है, जा सकती है क्योंकि पहले भी गई थी। लिहाजा हमने क्या किया कि इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम निकालते हैं। रिस्क क्या होता है, जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो ये होता है कि ये इस प्राइस पर आ सकती है जिस पे पिछले 5 साल में आई है। तो ये जो लोएस्ट प्राइस है इसकी 73 है, यानी 100 जो है आपको ये नुकसान दे सकती है। मसलन 176 है ना, तो इस वक्त अगर आप बाय करें 176 का तो कम से कम ये यहाँ पर यानी 71 या 70 पे आ सकती है, यानी तकरीबन 105 रुपए या 100 रुपए आप मोटा अल्फाज में कह रहे हैं कि आपको नुकसान हो सकता है। अगर 100 का नुकसान मुमकिन है तो मुनाफा कितना हो सकता है कि ये 1200 तक जा सकते। ठीक है, आप ऐसा करें 1200 को ना रखें, आप ये जो हाईएस्ट पोटेंशियल इसका जो ज्यादातर इसने किया है ये यहाँ तक रख लें 721। तो इसका मतलब ये हुआ कि 200 में अगर 500 ऐड करें तो 700 हो सकता है। तो अगर रिस्क 100 का है तो 500 का मुनाफा मिल सकता है। रिस्क जो हमारा 100 का है, यानी इस वक्त जो वैल्यू है कम से कम यहाँ पर आ सकती है, इससे लोअर नहीं जा सकती क्योंकि पिछले 5 साल की लोएस्ट यही है।
तो रिस्क अगर हमारा 100 का है तो रिवार्ड हमें कितना मिल सकता है 500। तो इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जब हम निकालते हैं 1 और 5 की निकलती है। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे चले जाए ऊपर तो रिस्क टू रिवार्ड जो है 1 और 7 या 8 तक की निकल सकती है। लेकिन आप ऐसा करें कि बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड ना हो, आप ये कहें कि यार यहाँ तक जा सकते, तो फिर भी रिस्क टू रिवार्ड जो रेशो है 1:5 की है। तो अच्छी कंपनीज, उन कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी 1 और 2 की रेशो, मसलन 100 का अगर नुकसान हो रहा हो तो 200 का फायदा हो, तो ऐसी कंपनीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि रिस्क वहां पर 100 का है और मुनाफा मिलने का जो है 200 तक चांस होता है। लेकिन इसमें तो रिस्क 100 का हमें शो हो रहा है, यानी हो सकता है कि अगर ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा तो 100 का हो सकता है, लेकिन मुनाफे की जो शरह यहाँ पर आ रही है 500 है। तो इसका मतलब है ये बहुत ही आइडियल कंपनी है। ठीक हो गया। तो इस बात को आपने ज़हन में रखना है कि इसका रिस्क टू रिवार्ड बहुत आइडियल है और बहुत अच्छा है। लिहाजा ये पहला टेस्ट तो ये पास कर गई है रिस्क टू रिवार्ड के हवाले से। दूसरा जो है यहाँ पर आप वैल्यू एट रिस्क वार देखते हैं। वार से मुराद होता है वैल्यू एट रिस्क। ये 16 आ रही है, तो 20 या 30 से नीचे जो होती है वो अफोर्डेबल होती है। आप 20 से नीचे को रख लेंगे ज़हन में, 20, 22, 23, 18, ये जो 30 से नीचे हो तो वो अच्छी कंपनीज गिनी जाती है। हेयर कट क्या होता है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी पर फॉर एग्जांपल लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसका 70 या 80% पे लोन देता है। इसी इसी तरह अगर आप गोल्ड वगैरह रखवा कर लोन लेना चाहते हो तो उसकी भी वैल्यूएशन जो होती है वो 80 90% तक होती है समटाइम, और ज्यादातर वो 80% तक करते हैं। तो वो जो 20% कम बैंक लगाता है उसको वो हेयर कट बोला जाता है। इसी तरह से जब अगर आप सिक्योरिटीज यानी स्टॉक्स वगैरह को बैंक में प्लेज करवा कर उसके अगेंस्ट अगर लेना चाहेंगे लोन, तो ये जो होता है हेयर कट इसका 22.50 होगा। यानी इन पैसों में से 22 यानी 176 में से 22.50 निकाल कर जितने का शेयर बनेगा बैंक उस हिसाब से पैसे देगा। लिहाजा हेयर कट इसका 22.50 है। तो ये भी एक फैक्टर होता है। अगर हेयर कट ज्यादा आ रहा हो तो इसका मतलब वो कंपनी उतनी रिस्की होती है, और वार भी अगर ज्यादा हो, वैल्यू एट रिस्क भी ज्यादा हो, तो कंपनी रिस्की होती है। तो ये दोनों का नॉर्मल है, इतना ज्यादा नहीं है, यानी 30 से कम है तो ये अच्छा है। पी रेशो भी आपने देखा इसकी 7 से कम है, यानी आइडियल के पास है। और 20 से जो है वो ज्यादा है, -20 होना चाहिए, -20, 30, 40। तो ये बहुत ही आइडियल 1 ईयर चेंज है। लिहाजा एंट्री के लिए, इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छी कंपनी है। मैं इसको 5 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी लेवल पर एक तो इसका रिस्क बहुत कम है, रिवार्ड मुझे बहुत ज्यादा, यानी अगर 1 रुपए का रिस्क है तो 5 रुपए मुनाफा हो रहा है, अगर 100 का रिस्क है तो 500 मुनाफा होगा। तो इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा कंसिडर करता हूँ। दूसरा जो है इसकी पी बहुत अच्छी है, और तीसरा कि मुझे ये तकरीबन 50% डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है पिछले साल की निस्बत। चौथा फैक्टर आगे आ जाते हैं तो फ्री फ्लोट, जो लोग पूछते हैं फ्री फ्लोट कहाँ पर है, ये 30% है। इससे मुराद ये 70% कंपनी ने अपने पास होल्ड रखा हुआ है इसके शेयर्स का। तो जितना ज्यादा कंपनी अपने पास रखती है उसका मतलब ये होता है वो कंपनी उतनी स्ट्रांग गिनी जाती है। तो लिहाजा 30% जो है इसने शेयर सेल किए कर सकती है, 70% इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। फ्री फ्लोट जो है बहुत आइडियल है, 50 या उससे कम हो तो वो अच्छी कंपनी गिनी जाती है, 30, 40, 50 तक। तो फ्री फ्लोट भी इसका बहुत अच्छा है। अब इसके सारे फैक्टर बहुत अच्छे हैं, लिहाजा हमने जब देखा रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा था। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको पता है वो भी 6-7 बिलियन के करीब है, वो भी अच्छा है। उसके बाद पी रेशो भी 7 से कम है, आइडियल है। फ्री फ्लोट भी 50 से कम है, आइडियल है। 30 डे वॉल्यूम भी ठीक है। और इसके बाद 1 ईयर चेंज भी -20 और उससे ज्यादा का है, -30, -50। तो ये सारे फैक्टर इस कंपनी को हमारे लिए आइडियल कंपनी बनाते हैं।
लिहाजा मैं इसको नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेता हूँ और इसको मैं पहली कंपनी के तौर पर चूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी जो है यहाँ पर दोबारा जब हम आते हैं, वैसे तो मैंने सिंबल मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए कि दोबारा आप यहाँ पर आएँ, इसी तरह स्क्रीनर पे आप चले जाएँ और यहाँ पर आप दोबारा चूज़ कर लें उसी सेक्टर को जो हमने पहले चूज़ किया था। तो कंपनीज़ हमारे पास आ जाएँगी, ठीक है? और यहाँ पर हम अभी हमने गंधारा इंडस्ट्रीज़ को फाइनल किया है। इसके बाद हम दूसरी जो है, ये होंडा एटलस कार्स को लेते हैं। इसकी क्या वजह है? एक तो आप देखें कि -20 से ज़्यादा है, -27 और दूसरा इसकी पीई रेशियो जो है 1 डिजिट में है। तीसरा वॉल्यूम भी अच्छा है इसका, यानी 4,31,000 के करीब वॉल्यूम है और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन भी अच्छी है ओवरऑल। तो इस तरह से ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स जो है इसकी फ़ेवर में जाते हैं। अगर हम इसी तरह की कोई दूसरी कंपनी देखते हैं, मसलन इसको हम देखें, ये जो एमटीएल है या इसके साथ हम ये जो देख रहे हैं गंधारा -35, लेकिन इसमें पीई रेशियो 23 की आ जाती है। तो लिहाजा ये उस हवाले से हमारे लिए इतनी ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं रहती। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम देखते हैं, होंडा एटलस कार्स, इसके चार्ट को देखते हैं, ये क्या कहते हैं। जब हमने इसका 5 साल का चार्ट देखा, तो हमें पता चला कि यहाँ पर जो है रिस्क टू रिवार्ड, अब वही बात रखें कि 913 का शेयर मैक्सिमम गया था और इस वक्त जो है 235 का है, ठीक है? इस वक्त जो शेयर प्राइस है 235 की है और लोएस्ट जो यहाँ पर गया है, ये लोएस्ट पिछले 5 साल में 136 का गया है। तो इसका मतलब है 100 का लॉस अगर आप अभी लें और ये नीचे जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100 का लॉस हो सकता है, क्योंकि इस प्राइस से नीचे जाने के इसके चांसेस नहीं हैं। तो 100 का लॉस यहाँ पर है, मुनाफ़ा कितना हो सकता है कि ये 900 तक जा सकता है, तो फ़र्ज़ करें ये 250 है, 250 से 900 तक अगर जाता है तो आप ऐसा करें 850 तक कर लेते हैं, ताकि वो आपका जो डिफ़रेंस तो तकरीबन फिर भी 250 से 850 तकरीबन 600 का आपका फ़र्क बन रहा है। तो ये भी रेशियो उस हिसाब से बन रही है। अगर आप इसका भी 5 यानी 1 टू 6 और 1 टू 5 रेशियो, तो रिस्क टू रिवार्ड इसका बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। तो हमने ज़्यादातर ये देखना होता है कि हमें रिस्क कितना यहाँ पर पड़ रहा है, कि हमारा नुकसान कितना हो सकता है अगर ये प्राइसेज़ नीचे जाएँ। ये और उसके साथ-साथ ये भी देखना है कि मुनाफ़ा कितना मिल सकता है अगर प्राइसेज़ ऊपर जाएँ। तो रिस्क 1 का है, मुनाफ़ा 500 का है। तो इसलिए हम ये इसको हाई प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते हैं। वार भी इसका 20 से कम है, 12 है, यानी वैल्यू एट रिस्क। हेयर कट भी इसका उस हिसाब से कम है, तो ये भी हमारे लिए आइडियल है। पीई रेशियो भी है, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है क्योंकि हेयर कट और वार बहुत कम है और इसके साथ-साथ रिस्क टू रिवार्ड बहुत अच्छा है इसका, ठीक हो गया। और यहाँ पर आएँ तो ये फ्री फ्लोट भी इसका आइडियल है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं इसको एक आइडियल कंपनी बनाते हैं। लिहाज़ा इसी तरह ये सारे फैक्टर जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारी दूसरी आइडियल कंपनी बन जाती है। तो इसमें भी हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये दूसरी कंपनी। अब हम तीसरी कंपनी की बात करते हैं। तीसरी कंपनी हमने कौन-सी लेनी है, ठीक है? तीसरी कंपनी हम यहाँ पर वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैं आपके लिए इसी तरह से जाऊँगा ताकि आपको आसानी हो और आप में से जो लोग नहीं समझ पा रहे या जो अभी बिल्कुल बिगिनर्स हैं, उनको यहाँ पर इस तरह से ये सारी कंपनीज़ को एनालाइज़ करने में आसानी हो। तो इसके बाद जीएच जो है हम ले लेते हैं गंधारा निसान को। अब गंधारा निसान, अब इसमें से अब देखते हैं गंधारा निसान जो है और इसके बाद हमारे पास बचता है, लेकिन हम यहाँ पर ये साज़गार को क्यों नहीं ले रहे, ठीक है? ये भी हमें कंसीडर करना चाहिए। मिलर ट्रैक्टर को क्यों नहीं ले रहे, ये भी देखना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि तीसरी कंपनी गंधारा को करने के बाद हम बाकियों को भी
कंपेयर करेंगे, ताकि हम अगर उनको चूज नहीं कर रहे तो उनके चूज ना करने की क्या वजह है। दो कंपनीज हमने यहाँ पे फाइनल कर ली है। एक तो ये गंधारा इंडस्ट्रीज जो है, ये हमने फाइनल की, और दूसरा यहाँ पर होंडा एटलस कार्स, ये हमने की। तीसरी अब हम जो है गंधारा निसान को करना चाह रहे हैं। इसको हम जरा देख लें और इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी कंपनीज का क्या हाल है। अब यहाँ पर आप देखें कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू 371 थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी लोएस्ट वैल्यू जो थी 41 थी। अब चले 41 है और इस वक्त 79 है, आप इसे 80 कर लें, यानी 80 है। तो 80 से 40 तक आने में इसको 40 का नुकसान होगा, 40 रुपए का नुकसान होगा। हम लोएस्ट कहते हैं कि पिछले 5 साल में लोएस्ट यहाँ तक गया है। तो अगर ये 40 तक भी आ जाता है, हम यहाँ खरीदते हैं और 40 तक दोबारा आ जाता है, तो हमारा सिर्फ इस वक्त अगर एंट्री करेंगे तो 40 रुपए का नुकसान होगा। लेकिन अगर हम देखें कि ऊपर मुनाफा कितना हो सकता है, तो 383, तो आप ऐसा करें कि आप सीधा कर लें 300 तक मुनाफा हो सकता है। तो उस हिसाब से भी 350 भी करें तो ये कितने हमने यहाँ पर 79 80 इन्वेस्ट किए, 40 का नुकसान है। तो 4 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 200 बन जाता है। तो इस हिसाब से तकरीबन 6% 1 to R आप निकाल लें, आर रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप निकालें, तो तकरीबन मिनिमम 1 to 6 की बन रही है। यानी रिस्क आपका 40 है और 40 को जब आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो 240 आ जाता है। तो 240 में जब 80 दोबारा आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका 340 के अराउंड आ जाता है। तो नियरली आप ऐसे कर लें कि 1 to 6 और 1 to 7 की रिस्क टू रिवार्ड आ रही है। ये रिस्क टू रिवार्ड जितना ज्यादा होगा उतनी कंपनी अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी नेगेटिविटी जो थी वो पीई की जो वजह से हमने इसको हाई रिस्क कंसीडर करते हुए इसमें हमने थर्ड एंट्री ली है। आपने ये बात याद रखनी कि जो हमारी पहली एंट्री होती है, मसलन फर्ज करें हमने 1000 शेयर खरीदना है, तो जो जिसको हम पहला नंबर देते हैं ना प्रायोरिटी में, उसका हम फर्ज करें 1000 शेयर खरीदना है तो उसका हम फर्ज करें 600 शेयर खरीदेंगे या 500 खरीद लेंगे उसका। और दूसरा जिसको नंबर दिया है उसका हम शेयर खरीदेंगे 300, और तीसरा जिसको नंबर दिया है उसका हम शेयर सिर्फ 200 खरीदेंगे। तो जिसका नंबर पहला होता है उसके सबसे ज्यादा शेयर हम मसलन 1000 खरीदने हैं, तो 1000 में से 500 पहले नंबर वाली के खरीदने हैं, प्रायोरिटी वाली के। उसके बाद दूसरा जिसको नंबर दिया जाता है उससे मुराद हमारी ये होती है कि उसके हम 300 शेयर खरीदेंगे या 400 खरीदेंगे। तो जिसका लास्ट तीसरा नंबर दिया जाता है वो सबसे लास्ट यानी प्रायोरिटी पे आती है, तो उसका सिर्फ 100 शेयर खरीदा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक बहुत अच्छी हाई प्रोबेबिलिटी कंपनी हो जाती है जो लो रिस्क कंसीडर की जाती है। उसके बाद मीडियम रिस्क आती है और उसके बाद हाई रिस्क आती है। ये जो तीसरी कंपनी हम ले रहे हैं इसको हम हाई रिस्क कंसीडर करते हैं। लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। तो पहली कंपनी में उसके शेयर हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, दूसरी के उससे कम और तीसरी के बिल्कुल कम खरीदते हैं। तो अभी तक ये तीनों कंपनीज हमने ली, लेकिन अब हम इसके बाद बाकी कंपनीज को भी चेक करते हैं। अभी तक ये हमने 3 कंपनीज फाइनल कर दी अपनी तरफ से। अब आगे देखते हैं कि दूसरियों को हमने फाइनल क्यों नहीं किया, ये हम देखते हैं उसकी क्या वजह है, ठीक है। अब इस बात पे आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये इन तीनों को तो हम कर चुके। अब ये जो हमारे पास है पार्क सुजुकी, इसको हमने क्यों नहीं किया? पहली बात तो ये थी कि ये 1 साल के अंदर -20 तक हमें दे नहीं रही थी, ठीक है, यानी इसका शेयर हमें सस्ता नहीं मिल रहा था। ये बात थी, इस वजह से हमने इसको नहीं लिया, ठीक है। लेकिन इसका चार्ट को अगर हम देख लेते हैं तो चार्ट में हमें इसकी क्या कुछ नजर आता है कि हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। इसमें आप देखें कि ये 2019, 20 और इसके बाद 21, 3 साल से इसी रेंज में आ रही है, ठीक है। डेफिनेटली ये जो है एक अच्छी प्राइस एंट्री की हो सकती है पार्क सुजुकी। और यहाँ पर अगर लोएस्ट प्राइस इसकी देखिए 124 है और हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर आ रही है 237, तो तकरीबन 110 का फर्क आ रहा है। लेकिन इसकी हाईएस्ट प्राइस जब हम यहाँ पर देखते हैं
तो 880 के हिसाब से चलती है, लेकिन थोड़ा-सा अगर हम एवरेज पे आ जाते हैं, तो ये 600 यानी 700 तक चलेगा। तो इसका मतलब है अगर 110 का यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है, तो मुनाफ़ा जो है उसका तकरीबन रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से वो हमें इसका 1 टू 4 तकरीबन मिलेगा रिस्क टू रिवार्ड। जो बुरा नहीं है, अगर हमने लॉन्ग टर्म लेना है तो बुरा नहीं है, एंट्री इस पे ली जा सकती है। पिछले 3 साल से क्योंकि इसने कोई प्रॉपर ग्रोथ शो नहीं की, तो एक तो ये लॉन्ग टाइम से इस तरह से आ रहा है चार्ट, तो ये हमें थोड़ा-सा जो है ना हिचकिचाहट महसूस होती है। दूसरा, दूसरी कंपनीज़ की निस्बत इसकी रिस्क टू रिवार्ड जो है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तीसरी बात ये है कि इसने -20% तक हमें नहीं दिया। हमारा ये था कि -20% या उससे कम हो, फ्री फ्लोट इसका अच्छा है, लिहाज़ा हम बाकी सारे फैक्टर अच्छे हैं। लेकिन क्योंकि इस साल हमें ये -20% तक नहीं दे रहा, तो एक ये फैक्टर और दूसरा पिछले 3 साल से इस प्राइस रेंज में रहने की वज़ह से अभी जो है ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रिस्क टू रिवार्ड भी जबकि बाकी इससे अच्छा दे रहे हैं, तो हमने इसलिए दूसरों को ज़्यादा तरजीह दी इसकी निस्बत। अब दूसरी एक और को देखते हैं, उसको हमने क्यों नहीं लिया। ठीक हो गया। असेंबलर सेक्टर में जब हम आते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास है साज़गार। ये इससे पहले पाक सुज़ुकी हो गई है। अब साज़गार को हमने देखना है। साज़गार में एक तो फैक्टर हमने बताया था कि इसकी पीई रेशियो का फैक्टर है और ये -47 दे रहा है। लेकिन पीई रेशियो का मतलब ये होता है कि लोगों ने ना इस पे पैसा लगा-लगा के ना जितनी हाई पीई रेशियो है इतना ज़्यादा इसको मसलन असल में इसकी कीमत फ़र्ज़ कर लें कि ₹10 है लेकिन इसको 1000 बनाया हुआ है। ये क्योंकि बोली लगा-लगा के लोगों ने इसके शेयर की प्राइस बहुत चढ़ा दी हुई है और अब जो है इस वज़ह से इसकी पीई बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ चुकी है। इतनी इसकी वर्थ नहीं थी, तो इस लिहाज़ से ये रिस्की कंपनी बन जाती है। अब आप ये देखें जब 5 साल के चार्ट पे आप देख रहे हैं, तो आपको नज़र आता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है और इसमें जो प्राइसेज़ है इस तरह से ऊपर-डाउन होती रहती है, ऊपर-नीचे और ये जो है पहले भी 5 साल पहले भी इस प्राइस पे थी, फिर ऊपर गई है और इसमें बहुत से जो अप्स एंड डाउन्स एकदम से प्राइस ऐसे ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर एकदम से ऊपर जाना, ये जो सडन मूवमेंट्स होती हैं प्राइस के अंदर, इसको मोनोपोली गिना जाता है इन्वेस्टमेंट की ज़ुबान में। तो लिहाज़ा एक तो ये जो सडन मूवमेंट्स हैं और दूसरा इसका पीई फैक्टर, लिहाज़ा ये कंपनी टोटली हमारे लिए ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और जिसको इन्वेस्टर देखते ही ना जो प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर होता है, वो कहता है कि ये सिर्फ़ मोनोपोली और कुछ लोग इसके साथ खेल रहे हैं, लिहाज़ा इसके ये प्राइस फ़र्ज़ करें कि ₹9 की होनी चाहिए थी, ये 99 की नहीं होनी चाहिए थी। मसलन ये जो शेयर प्राइस यहाँ पे आ रही है, ये 88 आ रही है और यहाँ पे तो ये फ़र्ज़ कर लें पी इसकी इतनी ज़्यादा हाई है, अगर ये मुझे 9 या ₹10 का शेयर मिले तो मैं इसका ले लूँगा। लेकिन 99 का इसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए बहुत महँगा है, लिहाज़ा मैं इसको कभी भी कंसिडर नहीं करूँगा। इसके बाद इसका फ्री फ्लोट ठीक है, लेकिन पीई रेशियो और इसके ये चार्ट की कंडीशन को देखते हुए मैं इसको नेग्लेक्ट करूँगा कि ये जो है मेरे लिए हाई रिस्क है। इसके बाद मिलर ट्रैक्टर्स को जब हम देखते हैं, तो इसका क्या है जी हमारे सामने। मिलर ट्रैक्टर को जब हमने देखा, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिस्क जो है यहाँ तक है, ठीक है? यानी 505 तक आ सकता है और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, तो 874 है। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि 900 है और ये 500 तक गिर सकता है। तो इसका मतलब है 400 का रिस्क है यहाँ पर, ₹400 का रिस्क है यहाँ पर। प्रॉफ़िट कितना हो सकता है, ये टॉप आप ले लेते हैं इसकी। प्रॉफ़िट इसका 1300 यानी आप चलें 1400 कर लें। तो इसका मतलब ये है कि 900 में अगर 400 कर लें तो रिस्क टू रिवार्ड इसका वही 1 इंटू 1 आ रहा है। मतलब 500 का अगर नुकसान हो सकता है तो 500 का ही फ़ायदा हो सकता है। तो 500 का नुकसान हुआ और 500 का फ़ायदा हुआ यानी ₹1 का नुकसान हुआ और ₹1 का फ़ायदा हुआ। तो 1 टू 1 रेशियो आ रही है। ये इस वज़ह से हमारे लिए कंसिडरेबल नहीं है। इसको कंसिडर करने का फ़ायदा ही नहीं है हमें। क्योंकि अगर इस पे हम नुकसान 100 का होगा, तो फ़ायदा भी 100 का है। 500 का नुकसान होगा, तो फ़ायदा भी 500 का है।
तो जब हमें इससे बेहतर कंपनी मिल रही है कि जिसमें 100 का नुकसान अगर हो तो 500 का फायदा हो सकता है, यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:5 की है। तो ऐसी सूरत में 1:1 वाली हम क्यों लेंगे? लिहाजा ये कंपनी गई, इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी कंपनी को देखते ही फ़ारिग कर देना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इंडस मोटर्स। इसका चार्ट हम देख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर देखा इसका 5 साल का चार्ट, तो पहली बात तो ये थी कि ये -20 हमें नहीं दे रहा था। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर आप देखें, ये 1234 का शेयर इस वक़्त, लेकिन इस वक़्त 1228 का आ रहा है। चलिए 1228 का कर लेते हैं। कितने का यहाँ पर लोएस्ट कितना हो सकता है? 737। तो आप ऐसा करें कि तकरीबन 500 का ही नुकसान कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे खरीदते हैं तो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है 500 का। लेकिन मैक्सिमम शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकती है? 1741, यानी कि तकरीबन समझ लें अगर 500 का नुकसान होगा तो 500 का ही फायदा हो सकता है। तो वो भी रिस्क टू रिवार्ड 1:1 ही आ रही है, 5:5। तो इसका मतलब ये हुआ 1:1। तो 500 का नुकसान अगर हो सकता है तो 500 का ही फायदा हो सकता है। लिहाजा ये भी रिस्क टू रिवार्ड की वजह से, क्योंकि 1:1 आ रही है, तो इस वजह से ये भी हमारे लिए सूटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो हमने हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट देखना होती है, वो ये देखना होता है कि अगर इस प्राइस पे हम खरीदें, ये जो मार्केट प्राइस है, तो 5 साल की लोएस्ट प्राइस पे अगर ये आ जाए किसी वजह से, तो हमें नुकसान कितना हो सकता है? तो इसमें नुकसान हमें 500 हो सकता है। अब हम दूसरा सोचते हैं कि अगर ये हाईएस्ट पे जाए तो हमें मुनाफ़ा कितना हो सकता है? तो मुनाफ़ा भी 500 हो सकता है। तो इसका मतलब है रिस्क और रिवार्ड 1:1 की रेशियो से चल रहा है। तो ये हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक हो गया। अब अगली बात करते हैं कि अब फिर पहले वाली कंपनी पे आते हैं कि पहले वाली कंपनी हमारे लिए क्यों अट्रैक्टिव थी, हमने उसे पहला नंबर क्यों दिया था। ठीक है, ये बात समझने वाली। अब आप देखें, यहाँ पर ये जो मैंने सबसे पहले ली थी कंपनी, ये गंधारा इंडस्ट्रीज, तो इसी को देख लेते हैं। अब इसके जब 5 साल के चार्ट पे आप जाते हैं, तो आपको फौरी बात समझ आती है कि हाईएस्ट प्राइस ये है इसकी। अगर आप ये भी इसकी हाईएस्ट प्राइस कंसीडर कर लें, मसलन 898 यानी 900 कर लें, फ़र्ज़ करें 900 हाईएस्ट प्राइस है। हालाँकि हाईएस्ट प्राइस यहाँ तक आ रही है, ये जो ऊपर है मतलब 1100, तो आप 1100 ना करें, आप ऐसा करें 900 ही कर लें। और इस वक़्त इसकी 176 है और यहाँ पर ये लोएस्ट प्राइस इसकी 76 है, तो 100 का लॉस हो सकता है ना। नुकसान आपका 100 का होगा, लेकिन अगर फ़ायदा होगा तो 900 तक जा सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आप 200 कंसीडर कर लें। यहाँ से 200 कर लें और 200 से 900 तक जाती है, तो 700 का मुनाफ़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नुकसान अगर 100 का होगा, तो 700 का मुनाफ़ा होगा, तो रिस्क टू रिवार्ड 1:7 आ रहा है। यानी अगर आपका चांसेस हो कि 100 का नुकसान हो और 700 का फ़ायदा हो, तो आप, ये आपके लिए अच्छी डील है। या अगर चांसेस हो कि 100 का ही नुकसान हो और फ़ायदा भी 100 का ही हो, ये अच्छी डील है। तो हर बंदा जो है वो समझता है कि जब 100 का नुकसान और 700 का फ़ायदा हो, तो इसको हाई प्रोबेबिलिटी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बहुत अच्छी डील कहा जाता है। बड़ी कमाल की डील कहा जाता है। और अगर 100 के पीछे 100 का ही फ़ायदा हो रहा हो, तो इसको इतनी अच्छी डील नहीं कहा जाता। तो लिहाज़ा इसलिए हमने इसको नंबर 1 रखा, ठीक है? और इसके बाद जो है हमारी दूसरी कंपनी जो थी, जिसे हमने नंबर 2 पे रखा, HCAR, ये थी होंडा एटलस कार्स। तो इसका भी इसी तरह रिस्क और रिवार्ड हमने देखा। तो इसमें भी मैंने आपको बताया कि ये 100 के नुकसान पर आपका इसी तरह से तकरीबन 600 का फ़ायदा होता है। तो रिस्क और रिवार्ड की वज़ह से ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो अगर आपने 1000 शेयर खरीदने हैं तो आप ऐसा करें, 400 इसके खरीद लें, 500 उस पहले वाले के जो है हमारी गंदारा उसके, और इसके साथ-साथ जो तीसरी कंपनी मैंने आपको कहा है, ये जीएचएनएल, जीएचएनएल। तो आप जीएचएनएल जो गंदारा निसान है,
उसके आप खरीद सकते हैं, तकरीबन 100 शेयर इसका खरीद लें, ठीक है। इसमें भी उसी तरह मैंने बताया कि अगर 40 का लॉस है तो आपका जो है वो तकरीबन जो है 250 यानी 1 to 5 रेशो या 1 to 6 रेशो आसानी से निकलती। तो सबसे ज़्यादा जो सूटेबल फैक्टर्स होते हैं उनमें रिस्क टू रिवार्ड सबसे ज़्यादा बेहतरीन, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन, फिर पीई रेशियो आ जाता है, फ्री फ्लोट है, 30 डे वॉल्यूम एवरेज है और 1 ईयर चेंज है। ये सारे फैक्टर आप कंसीडर करते हुए कंपनीज को फाइनलाइज करते हैं और उसके बाद फिर आप एक बजट बनाते हैं। तो आज हमने 3 कंपनीज को फाइनलाइज किया। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। एक सबसे ज़रूरी बात है कि आज से तकरीबन 16-17 साल या 18 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे जो टीचर थे, हमारा एक ग्रुप है जो पुराने कोलीग्स हैं सारे और स्टूडेंट्स जो थे उस वक़्त के। तो उस ग्रुप में उन्होंने हमारे एक फीमेल टीचर्स थी उनको भी ऐड कर लिया। तो मुझे उन टीचर्स के पता नहीं था, तो लिहाज़ा जब आपस में बातचीत हो रही तो मैंने उसको तुम करके बुला लिया कि तुम्हें अभी भी याद है? तो क्योंकि वो नंबर आ रहा था और मुझे नहीं पता था। तो वो टीचर जो था मतलब थी उन्होंने उन्हें इस बात का हुआ कि शायद स्टूडेंट जो हैं वो इतने नालायक हो गए हैं कि इनको अब इज़्ज़त करना भूल गए उस्तादों की। तो बाद में मुझे मैं मसरूफ़ रहा, शाम को मुझे पता चला मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो तो हमारे टीचर्स थे और तुमसे गलती हुई है ये। तो मैंने फिर पर्सनली उनसे फ़ोन करके अपनी सारी मसरूफ़ियत छोड़कर उनसे बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हुआ इस बात पर कि वो मेरी माँओं जैसी मेरी उस्ताद मोहतरम है। और उस्ताद की इज़्ज़त चाहे 20 साल हो गए हैं, चाहे 18 साल हो गए हैं, चाहे ज़िंदगी में मैं जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाऊँ, मेरे लिए मेरा उस्ताद जो है, वो हमेशा मेरे लिए बहुत मोहतरम है और मैं उसके सामने एक छोटा-सा, मासूम-सा, सादा-सा बच्चा हूँ और मैं अपनी गलती उससे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर मानी कि मैं आपको तुम कह के बुला बैठा। मुझे आपसे इस तरह मुख़ातिब होना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता ही नहीं चला कि ग्रुप में वो हमारे अपने फ्रेंड्स का ग्रुप है और उसमें उन्होंने कहीं एडमिन ने आपको शामिल कर लिया और मुझे नहीं अंदाज़ा था। तो मैंने सिर्फ़ इतना ही लिखा था कि तुमको अभी भी याद है, तुमको अभी भी याद है, ये लिखा। तो लिखना मुझे ये चाहिए था कि आपको अभी भी याद है। लेकिन मुझसे ये जो गलती हुई इसकी मैंने इंतहाई ज़्यादा उनसे माज़रत की और उनका भी बड़ा दिल कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। बात आपके साथ शेयर करने की सिर्फ़ यही है कि जिस दिल में उस्ताद की इज़्ज़त नहीं होती, जिस दिमाग में उस्ताद के लिए एहतराम नहीं होता, वो दिल और दिमाग कभी इल्म की रोशनी से मुनव्वर नहीं हो सकता। लिहाज़ा उस्ताद की इज़्ज़त और किताबों की कदर हमेशा करें। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कामयाब करे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपना भी ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख़्याल रखें।